हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और अभी हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि हमारी तमिलनाडु की बुक से चल रही है। तो 11th क्लास की है ये, और इसमें हमारी जो है एंशिएंट हिस्ट्री अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज ये लास्ट चैप्टर होने वाली है एंशिएंट हिस्ट्री की, क्योंकि देख लेते हैं कि किस किस चैप्टर्स तक हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो अप टू आप देखोगे कि 13 चैप्टर्स तक हमारी कंप्लीट हो गई है। टुडे वी विल स्टार्ट द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन अदर एशियन कंट्रीज़। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होने वाली है। आपको कुछ ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम लोग आईआर पढ़ते हैं कि हमारी इंडिया की जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ कैसी रिलेशंस है, हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या क्या है, हम लोग ईस्ट पे कितना ध्यान देते हैं, क्यों हम लोग इतना ज़्यादा कनेक्टेड है। और इंडिया की जो आप लोग पॉलिसी देखते हो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी थी पहले, लेकिन अब जब सेकेंड टर्म आया है मोदी जी का तो वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आई है। तो ईस्ट की तरफ हम लोग इतना रुझान क्यों है, हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में इतना ज़्यादा इंडिया इंगेज क्यों रहती है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है ना, आज आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी कनेक्टिविटी किस तरीके से एक दूसरे कंट्री से यहाँ पे बॉन्ड हो चुकी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडियन कल्चर है ना, वो सिर्फ हमारे इंडिया की ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें कि हमारी कल्चर जो है वो स्प्रेड हो चुकी है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही देखने वाले हैं कि हमारे इंडिया के साथ साथ साउथ ईस्ट इंडिया में किस तरीके से बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार हुआ, किस तरीके से जैनिज़्म का प्रचार प्रसार हुआ, साथ ही किस तरीके से हमारी कल्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, मेनली हम लोग साउथ ईस्ट एशिया पर आज फोकस करके चलेंगे। तो पहले मैप के थ्रू मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। क्लियर होनी चाहिए कंसेप्ट कि किस किस कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, साथ ही कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से जो है हमारे इंडियन कल्चर के द्वारा हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर से कौन कौन सी कंट्री किस तरीके से फ्लरिश हुई है, कौन कौन से टेम्पल्स बनाए गए, किसके बेसिस पे टेम्पल्स बनाए गए। तो ये सारी ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो कुछ ज़्यादा आपको रटने वाली ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी, चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, एकदम से समझना है और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग मैप स्टडी करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको थ्योरी बताऊँगी। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बोल रही हूँ साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया ग्लोब में है कौन सी रीजन? ये रीजन आप लोग देख सकते हो जो कि साउथ ईस्ट एशिया है। यहाँ है हमारी इंडिया। ठीक है, इंडिया के नीचे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलता है। ये इंडिया की ईस्टर्न पोर्शन है, ये वेस्टर्न पोर्शन है। तो इंडिया जो है हमेशा ईस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी यहाँ पे आपको आइलैंड कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा लगाव है। तो ये जितने भी ग्रीन कलर की आपको आइलैंड या कंट्रीज़ देखने को मिल रही है, ये हमारी साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, इस पर तो हम लोग ध्यान देंगे ही। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख लो कि साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर मलाय आर्किपेलागो के बारे में भी बात करेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो छोटी छोटी आइलैंड का जो एकदम बहुत बड़ा समूह होता है उसको आर्किपेलागो कहते हैं। और यहाँ पे जो है ना हम लोग मलाया यानी कि मलेशिया वाला जो ये वाली पूरा रीजन है, इसको हम लोग आर्किपेलागो भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ये यहाँ पे आप लोग जितनी भी आइलैंड है जो कि आपकी यहाँ पे होगी न्यू गिनिया, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट सी है। ओके, मेनली यहाँ पे आप लोग देखो कि ये आपका बोर्निया आइलैंड हो गया। कल ही हम लोग, कल नहीं आज मॉर्निंग में ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि बोर्निया आइलैंड जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आइलैंड होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आपकी इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से बताया गया है। ये आपकी आती है ब्रुनई, यहाँ पे छोटा सा, फिर उसके बाद आपका आता है मलेशिया, और फिर बड़ी रीजन है यहाँ पे इंडोनेशिया। तो इन तीनों को मिला के हम लोग बोर्नियो आइलैंड कहते हैं। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करनी है, जो कि मॉर्निंग में हम लोग 5 से 6 बजे के बीच में हर एक दिन करते हैं, तो वो हमारी इनसाइट आईएएस की कोई सीरीज़ चलती है, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी मॉर्निंग में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ आइलैंड आप लोग ने देख लिया। अब आते हैं, देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज़ के बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले चाइना, यहाँ पे आप लोग देख लो, चाइना के बारे में भी बात करेंगे कि चाइना में किस तरीके से हमारी इंडियन की कल्चर वहाँ भी फ्लरिश हुई। उसके बाद आफ्टर डैट हम लोग म्यांमार के बारे में बात करेंगे। म्यांमार की जो पहले का नाम था वो बुर्मा था, उसके बाद इसका म्यांमार नाम में कन्वर्ट हुआ। तो जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे जिसकी पहले की भी जो नाम है ना, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना होगा, अदरवाइज़ यू विल कन्फ्यूज़ अगर क्वेश्चन अगर थोड़े ट्रिकी हो गए और यूपीएससी अगर इस तरीके का जो होता है ना कि नेम गेम खेल दे, तो फिर आप लोग वहाँ पर परेशान हो सकते हो। तो ये है आपकी म्यांमार। फिर है थाईलैंड, थाईलैंड की भी दूसरी नाम है। ठीक है, उसको भी देखेंगे, सीमा वगैरह है शायद। लाओस है यहाँ पे। फिर आपकी यहाँ पे कंबोडिया हो गई, कंबोडिया को तो खम्बोज कहते थे पहले, है ना। फिर यहाँ पे आप देखो कि वियतनाम है। फिर ये थाईलैंड की ही यहाँ तक आपको देखने को मिलेगी, ये बॉर्डर है। उसके बाद आपकी मलेशिया आ जाती है, मलेशिया। फिर यहाँ पे आप लोग देखो कि ये इंडोनेशिया है, ये सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, ये फिलीपाइंस है, ये पूरी यहाँ पे आइलैंड जो है ये फिलीपींस आपको देखने को मिलेगा, ये बोर्नियो है। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे ताइवान है। ठीक है, ये तिब्बत वाला रीजन भी है, इंडिया के ऊपर आपको तिब्बत वाला रीजन देखने को मिलेगा, उससे भी कनेक्टेड हम लोग कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं।
तो चलिए इतने तो आज के लिए बस इतना। हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा आप देख सकते हो, बुर्मा, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब जो है आपकी कंट्रीज़ आती है किसमें, तो साउथ ईस्ट एशिया में आती है। तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। अब कंसेप्ट आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी, मैप स्टडी हो गई। तो अब मैं स्टडी कराऊंगी आप लोगों को, तो आप लोग बेटर रिलेट कर पाओगे कि किस कंट्री की कहाँ कहाँ पे किस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एज़ यूजुअल देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे कौन कौन किस किस तरीके की टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखें कि इंडियन कल्चर जो हमारी सेंट्रल एशिया में स्प्रेड हुई थी। अभी तो मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रही हूँ, सेंट्रल एशिया जो है हमारी ऊपर वाली रीजन हो जाती है। जैसे आप लोग देखो कि ये हमारी जो है इंडिया है, ठीक है। इंडिया के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारी जो है ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है या चाइना है, फिर यहाँ पे तिब्बत वाला एरिया है, फिर आपको मंगोलिया देखने को मिलेगा, फिर उसके ऊपर जो है रशिया है, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ होती है ये सेंट्रल एशिया हो जाती है। यहाँ पे आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो ये सारी कंट्रीज़ भी देखने को मिलेगी। इंडियन कल्चर देखेंगे जो कि चाइना में, तिब्बत में और श्रीलंका में भी जो इन्फ्लुएंस हुआ। इंडियन कल्चर देखेंगे जो कि साउथ ईस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस हुआ। कल्चर कॉन्टैक्ट देखेंगे कि इंडिया और म्यांमार के बीच में कैसा था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी देखेंगे जो साउथ ईस्ट एशिया में आपका ये फ्लरिश हुआ। तो बात करते हैं हम लोग अपनी इंडियन कल्चर की और सिविलाइजेशंस की, जो कि दूसरे एशिया के पार्ट में भी ये स्प्रेड होता हुआ दिखा। हमारी हिस्ट्री जो है ना वो आपको सिर्फ इंडिया के ही हिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगा, हिस्ट्री में बहुत ही अच्छी चीज़ थी। हिस्ट्री में आपको जो कल्चर के मायने से, हिस्ट्री में जब आप इंडिया को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि कितनी महान कंट्री है। वैसे आज की भी डेट में है हमारा देश महान, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना तो हमारे मन में क्या होता है ना कि बहुत अच्छा सा फीलिंग होता है, क्योंकि हमेशा इंडिया की जो पोजीशन है वो हमेशा इस तरीके से दिखाया जाता है कि बिल्कुल से हम लोग एक वर्ल्ड लीडर के जैसा हम लोग निकल के आ सकते हैं। क्योंकि आप लोग को पहला है कि जब पहले ये भी समझना होगा कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार शासन करने आए थे तो उससे पहले की जो हमारी इकॉनमी थी, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जीडीपी हमारी होती थी। लेकिन उनके कारण जो है ब्रिटिश सरकार ने हमारी जो है कमर तोड़ के रख दी। हमारी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर सबका बर्बाद करके रख दिया गया था उनके द्वारा। तो ये भी एक प्रॉब्लम निकल कर आई थी। लेकिन हाँ, फिर भी इसके अलावा भी जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है हमारी सभ्यता, ठीक है। इंडिया में आप देखोगे कि हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कमर्शियल कॉन्टैक्ट तो इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब तक हम लोग देख रहे थे कि जितने चोलास, पांड्यास, चेरास है जो कि साउथ में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, साथ ही हर्षवर्धन की रूल्स है। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग ये देखें कि हमारी जो धीरे धीरे जो एक के बाद एक किंगडम आते गए, तो वो क्या किए कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ, ग्रीक के साथ, तो इन सारे जर्मनी के साथ, इन सारे कंट्रीज़ के साथ क्या किए वो कि अपने संबंध बैठाने लगे, यानी कि कमर्शियल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा। लेकिन इसके बाद आप लोग देखोगे कि इंडियन लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, फिलॉसफी हो, बिलीव्स हो, कस्टम्स हो, मैनर्स हो, ये सारी चीज़ें इंडिया की जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में आपका स्प्रेड हुआ है। इंडियन की पॉलिटिकल एडवेंचरस देखें तो वो भी इस्टेब्लिश किया गया है हिंदू किंगडम, वो भी कुछ पार्ट आप लोग जो देखोगे साउथ ईस्ट एशिया में। वहीं अगर हम लोग इससे देखें तो ऐसा नहीं है कि इससे हम लोग जो है ना कोलोनियलिज्म या फिर इम्पेरियलिज्म को यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके का लीड कर रहे हैं मॉडर्न सेंस में, ऐसा नहीं है। अगर हमारी इंडियन कल्चर दूसरे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही है, हमारे रिलीजन, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कॉलोनीज़ में यहाँ पे बना रहे हैं या फिर इम्पेरियलिज्म में बना रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में मीनिंग क्या होता है? कॉलोनीज़ में मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए कि हमारे यहाँ एक इंडिया थी, अपना अच्छा खासा जो है ज़िंदगी जिया जा रहा था इसमें इंडियन पीपल्स के द्वारा। अपना खुद का यहाँ पे जो है लोगों का रहने सहने का तरीका था, अपना खुद का कानून था, अपना खुद का व्यापार था, अपना खुद का यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम था, सब कुछ अपना खुद था। लेकिन एक समय के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश लोग जो आए और पूरी तरीके से कब्जा कर लिए इंडिया में, और वो शासन भी करने लगे। और कुछ दिन के बाद जो है वो अपने कानून लेकर आने लगे, वो जो है पूरी तरीके से इंडियंस को दबाने लगे। तो उनका जहाँ पे जो भी बेनिफिट हो रहा था वो उस तरीके से काम करते गए। यानी कि इसमें ये पता चल रहा है कि जब दूसरी कंट्री पूरी तरीके से किसी एक कंट्री को अपने अधीन ले ले और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करने लगे, तो इसको कहते हैं कॉलोनियल रूल्स, है ना। उसके बाद इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे इंडिया है, तो इंडिया यहाँ पे अगर मान लीजिए कि साउथ ईस्ट एशिया की कोई भी कंट्रीज़ है तो उसमें अपनी पावर को एक्सटेंड करना, ठीक है, उसको अपने अंदर नहीं लेकर आना। लेकिन हाँ, इंडिया में जैसे हमारे इंडियन कल्चर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दूसरे कंट्रीज़ में भी इसको जो है, जैसे म्यांमार में हम लोग जो है अपनी इंडियन कल्चर्स को वहाँ थोपेंगे, और उससे क्या होगा कि हमारी पावर जो है ना और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इंपीरियलिज्म। आइए एक कॉमन सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है कॉलोनीज़ में जो मैं अभी आपको बताई कि दूसरे कंट्री को अपने कंट्री के अधीन ले आना और उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना, यानी कि इकोनॉमिकली अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उसको कॉलोनीज़ में कहते हैं। जैसे कि कॉलोनियल पीरियड, हम लोग ब्रिटिश एरा को कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि हमें जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा परेशान किए, पूरी तरीके से दबा के रखे, एक्सप्लॉइट किए। वहीं इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि बस पावर को एक्सटेंड करना, और पावर को कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं, मिलिट्री फोर्स के थ्रू, अपने डिप्लोमेसी के थ्रू। तो इस तरीके से हम लोग दूसरे कंट्री में भी अगर अपने पावर को एक्सटेंड कर रहे हैं तो दिस इज़ नोन एज इंपीरियलिज्म। ओके, तो अगर हम लोग कॉलोनिज्म में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे किसी टेरिटरीज़ को हम लोग एक्सटेंड कर लिए, अपने अंदर ले आए, कोई कॉलोनी फॉर्म कर लिए, यहाँ पे सेटलमेंट कर लिए, या फिर उनके रिसोर्सेज को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कॉलोनीज़ में देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोग देखोगे कि प्रोड्यूस टू मेन टाइप्स ऑफ कॉलोनीज़, एक तो होता है सेटलर कॉलोनीज़ और दूसरी होती है डिपेंडेंसी। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इंपीरियलिज्म का, तो ये आपका दो तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मल इंपीरियलिज्म और दूसरा होता है इनफॉर्मल। इतना डिटेल में ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जो इंडियन की जो कल्चर पूरी तरीके से फ्लरिश हो रही है, तो इससे ये निकल कर नहीं आता ना कि इंडिया ना तो दूसरे कंट्री को कॉलोनीज में बनाने का कोशिश कर रही है, ना तो इंपीरियलिज्म में बनाने की कोशिश कर रही है। ओके, तो एक एक करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में देखेंगे। सबसे पहले सेंट्रल एशिया में देखते हैं। सेंट्रल एशिया में हमारी इंडियन कल्चर का एक सेंटर था, और उस समय जब क्रिश्चियन एरा का सेंचुरीज चल रहा था, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है जो कि अफ़गानिस्तान के टाइम में अफ़गानिस्तान की जगह से वो अनअर्थन किया गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि खोतान है, खाशकर है। खोतान और खाशकर एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है हमारे इंडियन कल्चर का। बहुत सारे आपको संस्कृत टेक्स्ट और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी देखने को मिलेंगे जो अफ़गानिस्तान वाले रीजन में मिला है। इंडियन की कल्चर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और 88 सेंचुरी तक भी ये आपका इन्फ्लुएंस जो है आगे बढ़ता गया। इंडियन कल्चर की बात करें तो ये हमें तिब्बत और चाइना में भी देखने को मिला, वो भी सेंट्रल एशिया के थ्रू। अब चाइना में भी थोड़ा सा और एलाबोरेट करके देख लेते हैं। तो चाइना में आप देखोगे कि जो इन्फ्लुएंस किया गया वो दोनों तरफ से, एक तो लैंड रूट की तरफ से और एक आपका सी रूट की तरफ से। तो लैंड रूट की तरफ से जो हुआ वो सेंट्रल एशिया, क्योंकि लैंड ऊपर से आप लोग देख रहे हो कि चाइना जो है लैंड की तरफ जो है हमारे यहाँ आते हैं। सी रूट की तरफ से आप देखोगे तो वो यहाँ पे म्यांमार होते हुए बुर्मा की तरफ से वो यहाँ पे हमारे इंडिया में पहुँचेंगे। बुद्धिज्म की बात करें तो ये भी चाइना में रीच किया था, वो भी 1st सेंचुरी AD में। और कुछ जो है चाइनीज़ पिलग्रिमेज जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, वो भी हमारे इंडिया में आए थे, जैसे कि फाइन है और यहाँ पे ह्योंग सांग है। तो ह्योंग सांग आप लोग को पता है कि ये कब आए थे, ये आपके आए थे हर्षवर्धन के कार्यकाल में। फाइन की बात करूँ तो अशोका के कार्यकाल में, और भी बहुत सारे कार्यकाल में ये थे। तो इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला था। इन लोगों का मेनली फोकस था कि बुद्धिज़्म को वो जानना चाहते थे, प्रचार करना चाहते थे, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे जानना चाहते थे। बट इंडिया में आए तो उस समय देखे कि जो भी शासन थे उस समय, जो भी किंगडम चल रहा था उस समय, तो उनकी किस तरीके से व्यवस्था है, उनका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसा उस समय जो है सोसाइटी है, कैसा उनका जो है ट्रेड वगैरह है। तो ये सारी चीज़ों को भी वो नोट डाउन किए, और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस में भी देखने को मिलता है। तो जो हमारे यहाँ हमारे कंट्री में अच्छा दिखा वो ये चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो है उसको वापस से चाइना ले जाकर उसको भी वो स्थापित किए थे। दूसरे साइड आप देखोगे कि तो बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क है, जैसे कि गुना भद्रा है, वज्रबोधि है। तो ये सारे हैं जो कि चाइना गए थे। और इंडियन के स्कॉलर भी आप देखोगे तो बहुत सारे संस्कृत वर्क्स है जिनको कि यहाँ पे वो ट्रांसलेट किए थे, और वो भी चाइनीज़ एम्परर के रिक्वेस्ट में। तो ये कॉन्टैक्ट भी था चाइना के साथ, जो कि 13 सेंचुरी तक बना रहा, जब मंगोल्स जो है वो अपने एम्पायर को चाइना में इस्टेब्लिश किए थे। चाइनीज़ आर्ट की बात करें तो वो भी इंडियन आर्ट से ही वो इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक है, तो चाइनीज़ आर्ट भी आप देखोगे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया का ही हाथ है। इसी के साथ अगर हम लोग तिब्बत के साथ देखें तो तिब्बत जो है वो भी इंडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। बहुत ही फेमस जो बुद्धिस्ट किंग है गैम्पो, ये आपका फाउंड किया गया था जो सिटी ऑफ लहासा है, जिसमें कि आपका बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो तिब्बत का जो अल्फ़ाबेट है ना वो भी डिवाइस किया गया था इंडियन स्कॉलर्स के ही हेल्प से। उसके बाद आप देखोगे कि 11वीं सेंचुरी में जो पाल डायनेस्टी थे बंगाल के, उनका भी क्लोज कॉन्टैक्ट था तिब्बत के साथ। जब बंगाल में यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स के द्वारा अटैक किया गया था तो बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे ना वो शेल्टर लेने कहाँ चले गए थे, तो तिब्बत में चले गए थे। तो ये इस तरीके से हमारी जो एक कनेक्टिविटी है वो आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग श्रीलंका के साथ बात करें तो हमारी बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री तो है ही, श्रीलंका एक ग्रेट कल्चरल इन्फ्लुएंस भी उनको मिला है, वो भी इंडिया से। बुद्धिस्ट मिशनरीज भी आप देखते हो कि ना सिर्फ ये रिलीजियस फेथ को स्प्रेड किया है, बल्कि यहाँ पे कल्चर ट्रेडिशंस को भी
स्प्रेड किया गया है। जो आर्ट है यानी कि स्टोन कार्विंग का, यानी कि आप लोग देखते हो कि पहले क्या था कि पत्थरों को यानी कि पत्थरों को काट के जो है वहाँ पे चित्र बनाया जाता था। तो ये जो स्टोन कार्विंग का जो आर्ट है ये भी हमारे इंडिया से श्रीलंका गया है। उसके बाद 5th सेंचुरी में आप देखोगे कि बुद्ध घोष है जो कि श्रीलंका विजिट किए थे और हिनायन जो बुद्धिज्म है उसको कंसोलिडेट किए थे। फेमस पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा सिगरिया का, वो भी यहाँ पे अजंता पेंटिंग में आपका जो है मॉडल किया गया है। तो इस तरीके से हमारी इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है मेनली आपको जो है बुद्धिज्म को लेकर कल्चर का स्प्रेड देखने को मिलेगा। अब साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, चाइना देख लिए, तिब्बत देखिए, श्रीलंका देख लिए। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इंडियन कल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा आपका फ्लरिश हुआ था, वो भी मलाय आर्किपेलागो में और इंडो चाइना में। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में है। तो देखिए ऐसी इंडिया है ना हमारी, तो इंडिया की ये आपकी पेनिसुला देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा और वेस्ट साइड में आपकी अरेबियन सी है और साउथ में आपकी इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे हम लोग जो है साउथ ईस्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल के अगल बगल ही आपको देखने को मिलेगा। ईस्ट कोस्ट जो इंडिया का है उसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं। साथ ही इंडिया भी जो है बहुत ही फ्रिक्वेंट इन सारे लैंड्स को अपने अधीन किए थे, यानी कि ये सारे जो लैंड्स है वो इंडिया के पास है। इसलिए इंडिया में आप देखोगे कि बहुत बड़ी ज़मीन है और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये आपका जो है सुवर्ण भूमि कहा जाता है, स्वर्ण भूमि, जिसको कि लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता है। तो इंडिया में इस तरीके से भी बातों को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। ये नाम जो है जनरली सारे कंट्रीज़ को दी गई है जो कि ईस्ट एशिया में है। तो आपको पता है कि इंडिया जो है वो कॉलोनाइज करना स्टार्ट किए थे ईस्ट एशिया को, वो भी गुप्ता पीरियड में थोड़ा बहुत जो है आपका बढ़ता गया था। उसके बाद पल्लव वाले डायनेस्टी भी जब हम लोग स्टडी किए थे तो उसमें भी देखे थे कि इंडिया से जो है साउथ में पूरी तरीके से कब्जा करने के बाद कैसे जो है साउथ ईस्ट में भी वो आगे बढ़े थे, मलेशिया को अपने कब्जे में लिए थे, इंडोनेशिया के रीजन को अपने कब्जे में लिए थे। तो थोड़ा बहुत हम लोग भी कॉलोनाइज कर रहे थे। इंडियन की जो कॉलोनिस्ट है ना वो यहाँ पे ग्रेट किंगडम के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और कुछ जो है वो 1000 ऑफ ईयर्स तक भी लास्ट रहा था। नंबर ऑफ डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंडियन नेम्स जो रूल किया गया था वो बहुत सारे पार्ट में किया गया था। ओके, उसके बाद आते हैं कंबोडिया, खम्बोजा, इसको पुराना नाम जो है खम्बोजा है लेकिन कंबोडिया इसका नाम रखा गया है यहाँ पे। तो इसको भी कॉलोनाइज किया गया था इंडियंस के द्वारा, वो भी 1st सेंचुरी में। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो नेटिव प्लेस पीपल्स है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, जिनको कि खेमर्स कहा जाता है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि खेमर्स किनको कहा जाता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि खेमर्स जो कहा जाता है वो आपके कंबोडिया के जो है नेटिव लोगों को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी वर्ड्स जो है ना आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही जो रूलिंग डायनेस्टी है उसको यहाँ पे खम्बोज कहते थे और बाद में जो है खम्बोज बदल के आज के डेट में कंबोडिया है। बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले तो अंकोर वाट टेम्पल ही देखने को मिलेगा जो कि यहाँ की सबसे बड़ी, यहाँ की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की ही सबसे बड़ी ये टेम्पल होती है। खम्बोजा जो एम्पायर है वो ग्रेटेस्ट एक्सटेंट है, यानी कि इसको लाओस में भी देखने को मिला, सियाम जो कि थाईलैंड वाला पार्ट है, बुर्मा जो कि आपका म्यांमार वाला पार्ट हो गया और यहाँ पे मलय पेनिसुला में भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे संस्कृत इंस्क्रिप्शंस भी है जो कि काफ़ी डिटेल बताते हैं इन सारे राजाओं के बारे में। लेकिन हमारी जो हिंदू लिटरेरी है, जैसे कि आपको देखोगे कि वेदास है, रामायण है, महाभारत है, पाणिनि ग्रामर है, हिंदू फिलोसफिकल ट्रीटीज़ है, तो ये सारे चीज़ जो है ना ये कंबोडिया के लोगों को भी जाना जाता था। यानी कि कंबोडिया के लोग भी जो है ये सारे हमारे जितने भी टेक्स्ट है उसको वो पढ़ते थे और ये सारे जितने भी वेद है हमारे यहाँ के रामायण महाभारत, इनके जो कंबोडिया के लोग हैं वो इन सारी चीज़ों से अवेयर थे। पल्लव किंग के जैसा अगर देखें तो इनको भी वर्मन कहा जाता था। उसके बाद आप लोग देखोगे कि बहुत सारे संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी थी। मोस्ट फेमस आप देखोगे कि ये टेम्पल्स जो है ना इसमें आपको अंकोर वाट का टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे विष्णु भगवान के ऊपर है और इसको जो बनाया गया था वो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, वो भी कैपिटल सिटी अंकोर में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि किन के द्वारा बनाया गया था, मे भी ये पूछ लिया जा सकता है। और ये जो टेम्पल आपका बनाया गया है ये द्रविडियन स्टाइल में है। कहने का मतलब है कि जो साउथ की जितनी भी टेम्पल्स है वो उसमें आपको द्रविडियन स्टाइल देखने को मिलेगा, नॉर्थ की जो है वो नगारा स्टाइल देखने को मिलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, चंपा। ठीक है, चंपा या फिर साउथ अन्नम, ये आपका सिचुएटेड है ईस्ट ऑफ कंबोडिया में। जो फर्स्ट हिंदू डायनेस्टी थे वो इस्टेब्लिश किया गया था किनके द्वारा, तो श्री मारा के द्वारा। और यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ आपके वही एज यूजुअल संस्कृत इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि चंपा के हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि बुद्धिज्म में भी जो है ना वो एग्जिस्ट करे थे साइड बाय साइड। बहुत सारा वर्क्स आपको हिंदू फिलॉसफी, ग्रामर, फाइन आर्ट्स और एस्ट्रोलॉजी में भी देखने को मिलेगा जो कि उस समय लिखा गया था। उसके बाद अगर हम लोग थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड को पहले यहाँ पे सियाम नाम से जाना जाता था। तो जो बहुत सारे स्क्रिप्ट है इसको भी यहाँ पे जो है इंडियन स्कॉलर्स के हेल्प के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। जो ट्रांसिशनल लॉज है इस कंट्री के, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि धर्मशास्त्र का जो मॉडल है उसको कंपोज किया गया था। जो बैंकॉक की टेम्पल्स है उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्टली रामायण से लिया गया है।
तो कभी आप लोग को मौका मिले तो अगर आप लोग जाके घूमोगे तो ज़रूर देखना वहाँ की टेम्पल्स में, बैंकॉक की टेम्पल्स में, कि रामायण से ही लिया गया कुछ कुछ डिपिक्ट्स है, स्टोरी है जो कि वहाँ पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू द सुमात्रा एंड जावा, मलय आर्किपेलॉगी में बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक जो है इंडिया और फॉरेस्ट का देखने को मिला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप हिंदू किंगडम अगर आप देखोगे तो सुमात्रा के बिग आइलैंड में थे, जो कि यहाँ पे श्री विजय थे। ये ग्रेट सेंटर बन गए थे ट्रेड का, कल्चर का, वो भी 7th सेंचुरी में। इसके बाद जो श्री विजय किंगडम थे उन्होंने एक पावरफुल मैरीटाइम और कमर्शियल पावर को इस्टेब्लिश किया, जिसको यहाँ पे शैलेंद्र एम्पायर कहते थे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि शैलेंद्र एम्पायर जो है यहाँ पे पहले तो सुमात्रा जावा में थे, लेकिन धीरे धीरे अगल बगल की जितनी भी आइलैंड थी उसमें उन्होंने अपना कब्जा जो है करना स्टार्ट किया। जैसे जावा तो है ही, बाली, बोर्नियो, और वो भी कंबोडिया के ऊपर भी उनका जो है इस तरीके से एक्सटेंड होते गया। शैलेंद्र रूलर्स की बात करें तो वो यहाँ पे महायाना बुद्धिस्ट थे, और यहाँ पे कॉर्डियल रिलेशंस वो यहाँ पे मेंटेन करते थे इंडियन किंगडम के साथ। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो उनके पुत्र थे राजेंद्र, उन्होंने शैलेंद्र की जो यहाँ पे किंगडम थी वो कुछ समय के लिए वो यहाँ पे कंकेयर किए थे, जीत किए थे, लेकिन बाद में जो है इंडिपेंडेंट हो गए थे। हिंदू किंगडम जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था जावा में भी, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारी किंगडम जावा में भी थी, और ये भी कंकेयर किया गया था सुमात्रा के शैलेंद्र के द्वारा। टिल 9th सेंचुरी में अगर आप देखोगे तो जावा जो है ना वो शैलेंद्र एम्पायर का ही ये पार्ट था, लेकिन बाद में जो है फिर ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो जावा जो है ग्रेटनेस और स्प्लेंडर्स भी आपको देखने को मिलेगा जो कि शैलेंद्र रूल से यहाँ पे मिला था। ग्रेट मॉन्यूमेंट आपको इंडो जावा का देखने को मिलेगा जो कि है बोरोबुदर। तो ये बोरोबुदर मॉन्यूमेंट है जो कि आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही भव्य बनाया गया है। इसमें बहुत सारा आपको हिल्स के ऊपर ये बनाया गया है, साथ ही इसमें बहुत सारे टेरेस है, यानी कि आपका छत पे छत इस तरीके से बनाया गया है। 9 सक्सेसिव टेरेस है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि 9 सक्सेसिव है। क्रॉन किया गया है एक बेल शेप्ड स्तूपा के द्वारा, स्तूपा जैसा, यानी कि इस तरीके का बेल शेप्ड जो है स्तूप के साथ इसको यहाँ पे ख़त्म किया गया है, ऊपर में है। और जो ओपन गैलरीज है इस टेरेस में, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 200 स्मॉल कार्व्ड स्टोन फिगर्स यहाँ पे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं, वो भी बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड। और लोअर पार्ट जो है उसमें बहुत अच्छा खासा डेकोरेशंस है, अपर पार्ट आपको देखने को मिलेगा थोड़ा प्लेन है। तो बोरोबुदर जो है ना ये एक इपिक बताया जाता है स्टोन में, और मोस्ट वंडरफुल यहाँ पे बुद्धिस्ट की स्तूप है हमारे वर्ल्ड में। तो कभी आप लोग घूमने जाओ तो ये बोरोबुदर ज़रूर देख लेना, जावा की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, इसके साथ साथ आप आगे बढ़ोगे तो आप लोग को यहाँ पे भी पता चलेगा कि जो रामायण और महाभारत है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है जावा में, और इवन टुडे आप देखोगे कि उनकी पॉपुलैरिटी भी ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। तो अपना बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी आपको फील होगा जब आप जावा भी जाओगे। तो बाली की बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो ये हिंदू डायनेस्टी के अंदर ही आता है। साथ ही यहाँ पे आई सिंह है जिसको कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंस माना जाता है बुद्धिज़्म का, और जो स्टोन और जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है वो भी यहाँ पे जो है इस आइलैंड में आपको डायरेक्टली इंडिया से ही देखने को मिलेगा। पहले क्या था कि ये आपका जो बाली है ना इसको कहा जाता था कि ये सब ऑर्डिनेट है, यानी कि जावा का सब ऑर्डिनेट है, और यहाँ के पीपल्स जो है वो हिंदूज थे। इवन टुडे आप भी देखोगे कि आज के भी डेट में जो है कास्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है। जैसे इंडिया में आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, वैसे बाली में भी आपको कास्ट सिस्टम ही देखने को मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द पीपल्स आपको वहाँ पे हिंदू मिलेंगे। ठीक है, तो अपनापन बहुत ज़्यादा फील होता है। तो ऐसे ऐसे स्टेट, तो ऐसे ऐसे कंट्रीज ज़रूर घूमना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं म्यांमार। तो कल्चर कॉन्टैक्ट तो म्यांमार के साथ क्या ही कहना, आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। बहुत सारे हिंदू किंगडम है जो कि आज की भी डेट में बुर्मा में एग्जिस्ट कर रहे हैं। पाली और संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो वो भी बुर्मा की ही थी, और वो भी 20वीं सेंचुरी तक। हिनाय और महायान बुद्धा की बात करें तो ये भी बुर्मीज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा हद तक फॉलो किया गया था। उसके बाद आप लोग देखोगे कि ये नियरली 1500 ईयर्स तक ऐसा चला कि हिंदू किंग जो है ना वो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड, जो मलाय आर्किपेलॉगी के जो आइलैंड थे उनमें रूल किया गया। ओवर इंडो चाइना आपका पेनिसुला में भी किया गया। पेनिसुला का कहने का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोग इंडिया की जो सदर्न रीजन आप देखते हो ना, इसको हम लोग पेनिसुला कहेंगे, क्योंकि 3 जगह से ये पानी से घिरा हुआ है। ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, वेस्ट में आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है, और साउथ में आपको इंडियन ओशन देखने को मिलता है। तो 3 तरीके से अगर कोई भी लैंड जो है आपका घिरा रहता है तो उसको हम लोग पेनिसुला कहते हैं। इंडियन रीजन और इंडियन कल्चर की बात करें तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि हर एक क्षेत्र में जो है हमारी इस तरीके से फ्लरिश हुई, और हायर प्लान ऑफ सिविलाइजेशंस के साथ ये एलिवेट होते हुए दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ देख लिए। आपको बस एक स्टोरी की जैसा मैं यहाँ पे बताते गई, हर एक जगह का एक बहुत ही अच्छा टेम्पल है, बहुत ही बड़ी टेम्पल है जो कि एक भव्य है, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, उसके बारे में भी हम लोग बात किए हैं। तो आप लोग कभी भी विजिट करोगे तो ज़रूर घूमना, क्योंकि आज की डेट में आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन आपको एक दिन मौका ज़रूर मिलेगा कि आप लोग जब जाओगे लबासना जाओगे यूपीएससी क्रैक करके, तो वहाँ पर जो भारत दर्शन होता है उसमें आप लोग को यही सारी चीज़ें जो है ना घुमाई जाती है। तो उस समय आप लोग को पता चलेगा कि एक समय था जब हम लोग घर पर बैठ के पढ़ रहे थे, लेकिन
एक समय आप लोग को जो है ना आंखों से देखना है, खुद से भी घूम सकते हो। तो ये सारी चीज़ आप लोग को रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े कि सेंट्रल एशिया की पढ़े कि कैसे इंडिया की इन्फ्लुएंस थी वहाँ पे, कल्चरल कॉन्टैक्ट देखे इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया श्रीलंका देखे, उसके बाद जो है इंडो चाइना मलय आर्किपेलॉगी म्यांमार, उसके बाद आपका डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो है, चाहे वो चावा हो गया, सुमात्रा हो गया, बाली हो गया, सारे कंट्रीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात की है। मेनली हम लोग बुद्धिज्म के बारे में देखे कि कहाँ कहाँ किस तरीके से आपका स्प्रेड हुआ है, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चोला किंग जो कि परमिट किए थे शैलेंद्र को कि यहाँ पे आप लोग नागापट्टिनम में मोनास्ट्रीज को इस बिल्ड करना, तो वो कौन थे? विजयाला, कुट्टुलंगा, राजा या फिर राजेंद्र। तो अभी आप लोग अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी किए, तो आप लोग बता सकते हो। हिंदू किंगडम जो सुमात्रा आइलैंड में थे वो कौन सा था? खम्बोजा, चंपा, श्रीविजया या फिर अन्नाम। ओके, कुछ फिलिंग द ब्लैंक से देख लीजिए। सिटी ऑफ लहासा ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, और जो ईस्टर्न जावा है उसका कैपिटल क्या है? ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो है अच्छे अच्छे जगहों के बारे में बात किए, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके किसके अधीन था। अंकोर वाट टेम्पल, बोरोबुदर, फिर सिगिरिया और फिर चंपा, ये आपको बताना है कि कहाँ कहाँ किसके किसके अधीन था। ओके, तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर देख सकते हो, नहीं तो फिर अब मन ही मन आंसर दे रहे हो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही है। कुछ यहाँ पे ओवरव्यू देने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग स्टोरी जैसा पढ़े हैं। अच्छा खासा एक आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि हमारी इंडियन की कल्चर सिर्फ हमारी ही कल्चर नहीं है, और अगर आप लोग इंडिया के कल्चर को नहीं मानते हो, आई नो कि सबको ही मानते हैं बहुत ही ज़्यादा, हम लोग जानते भी हैं कि कितनी बड़ी हमारी और कितनी महत्वपूर्ण हमारी कल्चर है, लेकिन आज आप लोग को ये अंदाज़ा हो रहा होगा ना कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भी कितना अच्छा इसका जो है इन्फ्लुएंस देखा गया था। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग मिडेवल इंडिया को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो गई है, एंशिएंट हिस्ट्री कह सकते हैं इसको, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग मिडेवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे और जल्दी से उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी शेयर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई आपको डाउट क्वेरी सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।